अब तक जो हम लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो ये डिस्कशन था अपना कि E2 में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि आप HX सिस्टम से निकाल रहे थे, जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे HX बीटा बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन रिमूव करते हो और इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, और प्रोडक्ट आपका हमेशा सेडजअप प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, और यही आपका क्या होता है, मेजर होता है। अब तक हम लोग ये पढ़े हैं। ठीक, इसकी दूसरा E2 की एक दूसरा रिएक्शन भी है और उस रिएक्शन का नाम है डीहेलोजिनेशन। ठीक है, तो डीहेलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका क्या रिमूव होने वाला है, यहाँ सिस्टम से HX रिमूव हो रहा है, यहाँ क्या रिमूव होगा, X2 रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये Cl और ये Cl दोनों रिमूव होंगे। ठीक है, इनकी भी मैकेनिज्म जो है एंटी ही है इसके जैसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहेलोजिनेशन, एंड ये वाला तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए ही हैं कि E2 में। तो दूसरा रिएक्शन के जो टाइप है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, E2 डीहेलोजिनेशन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक QH, और यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, सोडियम आयोडाइड, और मीडियम में एसीटोन लेगा। या फिर ये रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ भी करा सकते हैं। अभी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है ना, तो इसको करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन कराया था जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले रहे थे, तो वहां पे एक ये रिएक्टेंट तो आया था NaI एसीटोन। ठीक है, किसी को याद है इस रिएक्शन का नाम क्या था? यस, पढ़े हो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में बेसिकली क्या करते थे हम लोग, इट इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जस्ट आपका Cl जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और आप वीक बॉन्ड बना रहे हो जो यूजुअली नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आप क्या बना रहे हो, वीक बॉन्ड बना रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसी के लिए आपका रिएक्शन जो फास्ट होता है उसका रीजन ये है कि यहाँ पे NaCl की पीपीटी बनती है, और वो पीपीटी जो है रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। तो अगर पीपीटी बनेगा, लीच टेलर प्रिंसिपल भी कहता है यही है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, आपका फॉरवर्ड की ओर जाएगा। ठीक है ना, राइट साइड में अगर पीपीटी बन रहा है। तो ये फिंकरस्टीन रिएक्शन था। ठीक है, इट इज सिंपली हेलोजन एक्शन। वही रिएजेंट का हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, अच्छा इसकी मैकेनिज्म अगर याद हो तो SN2 थी। मैकेनिज्म में क्या था, ये SN2 जहां भी पढ़ाया हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है ना, उसमें फिंकरस्टीन, तो ये सारी रिएक्शन वहां पे हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी वही रिएजेंट यहाँ भी है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी भी जो मैकेनिज्म है वो एंटी एलिमिनेशन ही है, लाइक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आप NaI लेते हो, तो NaI का काम क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे I है, NaI का मतलब Na प्लस एंड I माइनस। तो I माइनस सबसे पहले इस Cl पे अटैक करेगा, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ICl मिल जाएगा आपको। ICl सबसे पहले मिल गया। उसके बाद ये बॉन्ड ICl निकल गया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा, और तब जाके आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, CH डबल बॉन्ड CH, ये इधर से Cl निकल चुका है तो क्या बचा, CH3। यही प्रोडक्ट हमने आपको यहाँ पे लिखा था। ठीक है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में ये प्रोडक्ट लिखा था। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा, दोनों जो Cl होंगे वो एंटी साइड में होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो E2 में जो एलिमिनेशन होता है वो कौन सा एलिमिनेशन होता है, एंटी
एलिमिनेशन रिएक्शन है एक्चुअली, यानी ट्रांस एलिमिनेशन, ठीक है ना, ट्रांस साइड में दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन का भी ड्राइविंग फोर्स क्या है, जैसे यहाँ NaCl था वैसे यहाँ पे क्या है ICl, ICl बॉन्ड, ICl का PPT बनेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ये इसकी ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन को होने की, ठीक है। दूसरा मैंने जिंक डस्ट लिया था, जिंक डस्ट से भी बता देता हूँ कि अगर हम जिंक डस्ट लेंगे, दूसरा मैकेनिज्म था कि अगर आप जिंक डस्ट लेते हो तो उस समय ये रिएक्शन कैसे होगा, जिंक डस्ट अगर आप लेते हो तो भी आपका प्रोडक्ट यही बनने वाला है, राइट, ये तो भी आपका प्रोडक्ट यही बनने वाला है जो वहां बनता था। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जिंक क्या होता है, जिंक इज द सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना जिंक, आपका कोई भी मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो जिंक आप बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस Cl को मिल जाएगा, ठीक है, और इससे जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगी वो CH फ्री रेडिकल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से Cl को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी तो यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, सिंगल सिंगल होमोलिटिकली ब्रेक हुआ। दूसरा इसके साथ भी, इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन फिर इसके साथ भी यही चीज करने वाला है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इनको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इनसे, यहाँ से फिर Cl माइनस लीव कर जाएगा और आपको दूसरा क्या मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता ही है किसी भी फ्री रेडिकल का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, कंडेंस होना, बॉन्ड बना लेना, फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू कंडेंस, तो वापस से आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि हो सकता है कि आपके पास या तो सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन दे या जिंक डस्ट दे, दोनों केस में आपका एल्कीन बन जाएगा जो कि पहले भी बनता था। फर्क बस इतना है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड अनदर रिएक्शन दिस इज डीहेलोजिनेशन, यहाँ पे H2 निकलता है। इसके थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो जल्दी से ये 3 क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो सबसे पहले चीज क्या दिखा, NaI एसीटोन दिखा, समझ में आ जाएगा E2 है, और E2 का कौन सा रिएक्शन है, X2 रिमूव होने वाला, और X हमें चेक करना पड़ेगा जब भी स्टीरियो, आप देखो ये जो क्वेश्चन है वो 3D में लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3D का मतलब है कि ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये बोर्ड के प्लेन में है और ये दोनों इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये प्लेनर है, ये आपका प्लेन पे है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये Cl और ये Cl दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट है तब तो रिएक्शन आराम से हो जाएगा, प्रोडक्ट आ गया, मैकेनिज्म क्या हो गया E2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो नेक्स्ट में अगेन वही चीज आपको ढूंढना है, ठीक है, ये Cl दोनों सेम साइड है, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये Cl नहीं जा सकता, कौन सा Cl जाएगा, अपोजिट वाला, तो जब आप ये Cl ले रहे हो तो कौन सा Cl लेना पड़ेगा, ये Cl, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान, क्या करोगे बताओ, कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं मैं, डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा, बोलो, और ये एज इट इज रह जाएगा, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दोनों Cl मैंने विसिनल, ये जो रिएक्शन है वो किसका है, ठीक है ना, विसिनल डाइहैलाइड का है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, विसिनल का है, ठीक है। यहाँ पे विसिनल, विसिनल समझते हो ना, एडजेसेंट कार्बन, यहाँ पे ये जो जितने हैं, यहाँ पे अगर ये C1 है तो ये C2 है, एडजेसेंट कार्बन को आप विसिनल डाइहैलाइड बोलते हो, ठीक, तो विसिनल तो है नहीं ये, तो बताओ विसिनल नहीं है तो क्या इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगी, तो आपको अभी अभी बताया कि ये यही रिएजेंट किस में यूज हुआ, SN2
टू में भी यूज होता है। तो रिएक्शन यहाँ पे E2 ना होके SN2 हो जाएगा। तो SN2 जब हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा बताओ, कौन सा Cl रिमूव करें? लेट्स से दिस 1 एंड दिस इज 2, व्हिच Cl विल सब्स्टिट्यूट, 1 और 2? 1, क्योंकि 2 तो क्या है, विनाइल, ये विनाइल है, विनाइल तो कभी नहीं सब्स्टिट्यूट होता। रीजन क्या है इसका, इनके लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो आप सीधा सीधा CH2 को क्या लिख दोगे, I, CH2I एंड CH2CH CH Cl। तो ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं आप ये चीज सीखो कि E2 और SN2 में क्या डिफरेंस है। समझ में आया? क्योंकि फैंकस्टीन यहाँ पे जो रिएक्शन हो गया इसका क्या बोलेंगे, फैंकस्टीन रिएक्शन हो गया यहाँ, राइट। देखो सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में दिया हुआ है, फिशर में दिया हुआ है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये और Cl और ये Cl दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन का कन्वेंशन, इस लाइन पे जो भी चीजें होती है और इस लाइन पे जो भी चीजें होती है वो कहाँ होती है, बताओ, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कहाँ होती है, एबव दी प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये सब एबव है, ठीक है ना, अपोजिट नहीं कह सकते। CH3, ये दोनों CH3 किधर है, बिलो दी प्लेन है, ठीक है। और दो हाइड्रोजन और दो Cl दोनों किधर है, एबव दी प्लेन है, और दोनों मिथाइल बिलो दी प्लेन है, और ये सारे पॉइंट ऑन दी प्लेन है। तो इस फिशर प्रोजेक्शन में दोनों Cl अपोजिट नहीं है, या हो भी सकता है, ये हम कह नहीं सकते इस कन्वेंशन में। इसीलिए क्वेश्चन दिया है इसमें तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें, इक्लिप्स में। कभी भी कन्वर्जन जो होगा वो हमेशा किस में होगा, इक्लिप्स फॉर्म में होगा। तो चलो मैं कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान देना कैसे कन्वर्ट होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कई बार बता भी चुका हूँ। तो देखो कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कन्वर्जन में सबसे पहला ये वाले जो मिथाइल है ना इसको मैंने नाम दिया 1, ठीक है, ये वाले मिथाइल को नाम दिया 1, अगले कार्बन को 2, अगले कार्बन को 3, और ये वाले मिथाइल को 4, ठीक। अब ध्यान देना मैं इसको यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, और इक्लिप्स फॉर्म में ये चारों कैसे बनता है वो देखना जरा। 1 2 तो बन गया है, अभी 1 है अपना ये, 2 कौन है, 2 के लेफ्ट में क्या है बताओ मुझे, इस 2 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है तुम्हें, बताओ तभी सीखोगे। 2 के लेफ्ट में क्या है, ये है लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, 2 से बस आपको ये बता। राइट में क्या है बताओ, Cl। 2 वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, 1 भी क्लियर है, 2 भी क्लियर है। अब आते हैं थर्ड, क्या थर्ड हम इस सर्कल को मान रहे हैं, राइट। तो थर्ड तो सर्कल हो गया, ठीक। तो सर्कल से 3 पे Cl किधर है बताओ मुझे। अब मैं इक्लिप्स बना रहा हूं तो दोनों एक दूसरे के पीछे होंगे, तो Cl यहां होगा बताओ, और ये हाइड्रोजन यहां होगा। क्लियर है ये चीज, बोलो, ये सबको समझ आई कि नहीं आई? 3 से सब कुछ समझ आया आप लोगों को? 3 से यहाँ पे आई Cl और यहाँ पे आई H, ठीक। अच्छा फोर्थ कौन होगा, फोर्थ देखो अब वापस मुड़ रहा, फोर्थ किधर जाएगा, 1 की तरफ। फोर्थ कहाँ आएगा, 1 के पीछे। अब अज्यूम करो और ट्राई टू इमेजिन स्ट्रक्चर इन इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। तो इमेजिन कर पा रहे हो,
इस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है। आप इमेजिन अगर करना चाहते हो तो इस तरह से करो, ये हुआ और इसके जस्ट पीछे ये आया, इस तरह से, मतलब 1 और 4 एक दूसरे के पीछे दिखेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब हमें इक्लिप्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना, इक्लिप्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगला काम क्या होता है बताओ, इक्लिप्स को किस में बनाना होता है, स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड में बनाओ इसको, स्टैगर्ड में ऐसा बनाना है जिससे दोनों सीएल, पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन को अपोजिट रखते थे, अब दोनों सीएल को अपोजिट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, अब हमें ये जो दोनों सीएल के रिएक्शन है ना, तो ये सीएल और ये वाला सीएल दोनों अभी अपोजिट है क्या, नहीं है। तो हमें इस सीएल को, जो ये सीएल है आपका, उसको हम यहाँ लेके जा सकते हैं। ये वाला सीएल देखना मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ, इस सीएल को यहाँ ले गया, ठीक है ना, रोटेट हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। बताओ अगर मैं सीएल को यहाँ ले गया तो बाकी चीजें मुझे बताओ कहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये लेमडा वाले पे चीजें, अभी सर्कल का छोड़ दो, सिर्फ लेमडा पे बताओ मुझे, लेफ्ट में क्या आएगा, राइट, CH3। अब एक ही बचा तो हाइड्रोजन, ठीक है, एक सीएल आ चुका, दूसरा सीएल हमें डेफिनेटली कहाँ चाहिए होगी, यहाँ पे। अब बताओ वो तो सर्कल का सीएल है ना, अब सीएल को मुझे मुझे क्लॉकवाइज इधर भेजना पड़ेगा 60 डिग्री। भाई इस सीएल को हमें यहाँ भेजना ही पड़ेगा, तो मैं पहले ही लिख लिया सीएल। अगर इधर सीएल जाएगा तो CH3 किधर चला जाएगा, CH3 इधर फोर्थ। अब सर्कल पे ध्यान दो, अब लेमडा, ये जो लेमडा है ना इसको भूल जाओ, ये इधर जाएगा थोड़ा सा, ये इधर गया और ये इधर चला जाएगा। तो बताओ मुझे लेफ्ट में क्या लिखूं मैं, CH3, और राइट में क्या लिखूं, हाइड्रोजन। बस अगर ये हो गया अपना काम हो गया। ये है आपका 1, मतलब सर्कल को 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें 1 क्या, जो पहले नंबर था वही मान लेते हैं। 2 पहले क्या था, ये 2 था, ठीक। तो अब मुझे बताओ 2 से, ये अपना 2 है और ये अपना 3 है। अब 2 से, 2 कौन है अपना, यहाँ से CL निकला होगा, तो लेफ्ट में देखो क्या है, CH3 है, यही वाला इंपॉर्टेंट है, CH3 लिख दें। राइट में क्या है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दें। अब आ जाओ 3 पे, 3 कौन है अपना, सर्कल, यहाँ से CL निकला, लेफ्ट में कौन है बताओ, CH3, और राइट में कौन है, ये सर्कल पे हाइड्रोजन। बताओ क्या प्रोडक्ट क्या है, सिस है ट्रांस है, तुमने क्या बोला था। तो इसी तरह से आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेथड अप्लाई करिएगा। और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांस आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रांस। तो ये है ट्रांस, ठीक। अब इसमें एक इस तरह से ट्रिक भी है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि जब कभी भी ये जो दो सीएल अपोजिट होते हैं ना, तो इसको स्टीरियो में बोलते हैं थ्रियो। स्टीरियो में क्या बोलते हैं, ये जो सीएल है ना, दोनों ग्रुप, ये सीएल की जगह OH भी हो सकता था, अगर ये दो OH सेम साइड होते, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कोई बड़ा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम साइड होता है, तो जस्ट लाइक EZ, इसका नाम होता है
इरिथ्रो, तो इसका नाम क्या होगा, इसमें Cl दोनों अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलते हैं, 3O। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस होता है, EZ होता है, सिन एंटी होता है, उसी तरह से ऑप्टिकल में RS होता है। ठीक है, DL नोमेनक्लेचर होता है, उसी तरह से 3O और इरिथ्रियो भी होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो 3O में हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो सिस आएगा, 3O में हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, सिस आएगा, और इरिथ्रियो में हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रांस आएगा, हमेशा ये चीज होगी। याद रखने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो कि दोनों Cl है तो अपोजिट आ रहा है, दोनों Cl है तो अपोजिट आ रहा है, मतलब ट्रांस प्रोडक्ट आ रहा है, और इसमें अपोजिट है तो सिस आ रहा है। ठीक, इरिथ्रियो और 3O को याद करने का तरीका ये है कि ये इसमें पहला टर्म T आ रहा है, T को थोड़ा सा जूम करोगे तो T में क्या है कि एरो दोनों साइड बनेंगे, इसका मतलब एक Cl इधर है और दूसरा Cl इधर है। लेकिन जैसे इरिथ्रियो को आप जूम करोगे तो आपको E दिखेगा सेम साइड, इसका मतलब सेम साइड होने से क्या बोलते हैं, इरिथ्रियो। तो इरिथ्रियो में हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो, बाकी आपको मेथड तो पता ही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर में इसको ट्राई करेंगे। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, ये सब वही रिएक्शन है जो अब तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट रिएजेंट भी डाला है, तो एक बार इसको घर में ट्राई करना है। ठीक है, जेम वाले में देखो, जेम वाले में पूछ रहे थे ना, जेम वाले में क्या है, आपको अभी मैकेनिज्म बताया था ना, याद है जिंक डस्ट का मैकेनिज्म क्या था, फ्री रेडिकल। तो इस तरह से दो फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये दोनों फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू डाइमराइज, तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ट्राई करना बाकी भी। चलो, एक न्यू टाइप की रिएक्शन होती है E1CB। देखो, अब तक जितनी भी हम लोग चाहे E1 पढ़े या E2 पढ़े, दोनों में प्रोडक्ट क्या बना था, अगर आपको याद हो तो दोनों में प्रोडक्ट क्या बना है, एल्कीन बना है। जहां लिविंग ग्रुप होती है, लिविंग ग्रुप OH हो सकती है या Cl हो, जनरली जितना क्वेश्चन किए हैं Cl वाला ही किए हैं, तो हेलोजन को हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो उस वाले पोजीशन का हमेशा नाम क्या होता है, अल्फा, और नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा। तो यहां से हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, साथ में अगर E2 की बात करें तो E2 में क्या होता था, E2 में ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को ले लेता था तो BH बन जाता था, और फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आके इस लिविंग ग्रुप को निकाल के क्या बन जाता था, लिविंग ग्रुप माइनस, एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ये तीन, वैसे ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं है, हमारा ये एल्कीन हमेशा से मेजर प्रोडक्ट बनते आया है। ठीक है, इसके दो मैकेनिज्म थे, E1 थे। तो E1 में बेसिकली क्या होता था, वीक बेस होता था तो लिविंग ग्रुप पहले निकल के कार्बोकेटाइन बन जाता था यहाँ पे अल्फा पे, फिर उस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होके फिर बीटा का हाइड्रोजन हटा के अल्कीन बना देते। लेकिन यही अगर E2 मैकेनिज्म है तो ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में हाइड्रोजन भी लेगा, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करेगा और लिविंग ग्रुप भी निकलेगा। तो फिर E1CB की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक थर्ड टाइप की रिएक्शन ये है जहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप होता है ना वो बहुत पुअर होता है। ठीक है ना, पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन होंगे, पुअर लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन, पुअर लिविंग ग्रुप होता है OH। ठीक है ना, यहाँ पे लिविंग ग्रुप के जगह फ्लोरीन हो, OH हो, या फिर NR3+ हो, या फिर SR2+ हो, ये सब जब भी होगा तो एक्चुअल में ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये निकलना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, और पुअर लिविंग होने का मतलब है कि ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, तो आप E2 के मैकेनिज्म से इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो इसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा, बहुत
फोर्सफुली रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नया टाइप बना थर्ड E1CP। अब तक हम लोग E1 पढ़े हैं, ठीक है, दूसरा हम लोग E2 पढ़े हैं, ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म देखे हैं। तीसरा मैकेनिज्म किसके लिए आया? पुअर लिविंग ग्रुप। और पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन है वो भी मैंने लिख दिया, यही 4 पुअर लिविंग ग्रुप होंगे। फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, नहीं निकाल सकते आप। OH पुअर लिविंग ग्रुप है, नहीं निकाल सकते आप। NR3 को नहीं निकाल सकते, SR2 को नहीं निकाल सकते। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये E1 या E2 से प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। इस केस में हमको क्या करना पड़ता है? एक न्यू मैकेनिज्म लेना पड़ता है, और उस मैकेनिज्म का नाम है E1CP। और उस मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जो आप बेस लिए हो, ये जो बेस लिए हो ना, इस बेस का काम क्या है? एक्चुअली ये B- है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल बेस नहीं लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? ये जो कार्बन का बीटा हाइड्रोजन था, ठीक है ना, ये जो बीटा हाइड्रोजन था आपका, इसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक कार्बेनाइन फॉर्म होगा, राइट। और लिविंग ग्रुप तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, और लिविंग ग्रुप का नेचर क्या है? पुअर है, तो ये तो निकलेगा नहीं। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में क्या होगा बताओ? दूसरे स्टेप में ये जो किसी एसिड से, ये आपका देखो बेस है, अगर हाइड्रोजन इसका लिया है तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो इसका नाम होगा एसिड। तो पहला जो है वो आपका एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है ना। ये आपका RDS वगैरह स्टेप नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है, तो ये बहुत फास्ट बन गया। अच्छा, किसी एसिड से जब हाइड्रोजन चला जाता है उसका नाम क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। ये पता है सबको? दिस कार्बेनाइन दिस कार्बेनाइन इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या करता है कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बनाता है, और ये स्टेप काफी मुश्किल होगा, RDS भी होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्लो है, तो ये स्टेप काफी मुश्किल होने वाला है, इजिली नहीं हो पाएगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के पास 5 वैलेंसी हो जाएगी इस कार्बन पे, तो लिविंग ग्रुप को धक्के मार के बाहर निकालेगा, और उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा वो आपका इस तरह से एल्कीन मिल जाएगा। तो ये जो आपका दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप जो है आपका, यही हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट स्टेप है, सेकेंड स्टेप, दैट इज RDS। इट इज वेरी स्लो स्टेप, और एल्कीन मिल गया, ठीक है। तो सवाल उठता है कि E1CP क्यों बोला गया? तो भैया आप देखो, पहले स्टेप में जो बना है, ठीक है ना, एक तो ये सिंगल स्टेप में हुआ नहीं, याद है? E2 सिंगल स्टेप में होता था, अगर आपको याद हो तो E2 सिंगल स्टेप में होता था। बेस उस हाइड्रोजन को भी लिया, पाई बॉन्ड बनाया, लिविंग ग्रुप भी निकाला। तो सिंगल स्टेप क्या होता है? E2 होता है आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन। और E2 क्या होता है? 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाता था, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन बनाता था। इसी तरह से यहाँ भी 2 स्टेप है, फर्स्ट एसिड बेस और दूसरा RDS। इन 2 स्टेप में के लिए हम इसको E1 बोलते हैं, और इंटरमीडिएट क्या है इस बार? ठीक है, E1 में भी 2 स्टेप होता था, तो इसलिए E1 बोलते हैं। दूसरा, ये जो कार्बेनाइन है, ठीक है ना, ये जो कार्बेनाइन है आपका, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, तो इसलिए वाया कंजुगेट बेस है, इसलिए इसका नाम है E1CP। समझ आया सबको? तो ये है इसकी मैकेनिज्म। आई एम रिपीटिंग अगेन, E1 is 2 step reaction, E2 is single step reaction.
एक थर्ड टाइप की मैकेनिज्म है उनके लिए जो पुअर लिविंग ग्रुप हो, जो इजिली नहीं निकलता हो, उनको क्या करना पड़ता है, धक्के मार के निकालना पड़ता है। तो ऐसे के लिए हमने मैकेनिज्म ये सजेस्ट किया कि पहले आप हाइड्रोजन निकाल लोगे तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, और ये कंजुगेट बेस वापस से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलेगा। दिस स्टेप इज नोन एज आरडीएस। अब इंटरमीडिएट क्या है, इसमें कंजुगेट बेस है, इसलिए दिस मैकेनिज्म इज नोन एज E1CB मैकेनिज्म, राइट। रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बताओ रेट किस पे डिपेंड किया है, क्या बेस पे डिपेंड किया है, आप मुझे बताओ। किसी पे डिपेंड किया है क्या? ये पहला स्टेप में बेस था और एसिड भी था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगर ये आरडीएस होता तो क्या लिखता मैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस का कंसंट्रेशन पावर 1 और एसिड का कंसंट्रेशन पावर 1। तो ऐसे मैकेनिज्म किस में था, E2 में था, बोलो। लेकिन अभी तो ये वाला स्टेप में बेस का कोई रोल ही नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कॉन्जुगेट बेस। भाई बोलो, कॉन्जुगेट बेस ही तो है ये, बस इसी पे डिपेंड करेगा ना रेट, और तो तीसरा कोई चीज ही नहीं है, बोलो। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, E1 बोलेंगे, ठीक है। एक ही चीज है और वो है क्या, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया कि E1 क्यों बोलते हैं? E1 का मतलब E1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस, तो इसलिए क्या बोलते हैं कंप्लीटली रिएक्शन को, E1CB। दूसरा पॉइंट, अब हमें ना तो कंसंट्रेशन दिया जाएगा कॉन्जुगेट बेस का, तो ऑर्गेनिक में रेट कैसे निकालेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, जिसका नाम कॉन्जुगेट बेस भी रखे हम लोग। अब जितना ज्यादा, आप खुद ही सोचो कि जितना ज्यादा ये कार्बेनाइन स्टेबल होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो जब भी रेट के क्वेश्चन आएंगे तो हम किससे बनाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। और मैं इसको एक प्रोडक्ट लिख के भी बताता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई लिविंग जनरल लिविंग ग्रुप कोई भी हो, मान के चलो लेट से हमने फ्लोरीन ले लिया, ठीक है ना। तो जैसे ही फ्लोरीन ले लिया तो आपको समझ जाना है कि ये रिएक्शन कौन सा होने वाला है, E1CB होने वाला है। इस फ्लोरीन को देखते ही हमारे माइंड में ये चीज पहले आना चाहिए कि ये E1CB है, ठीक है ना। और मुझे अगर इसकी प्रोडक्ट लिखना है तो साथ में आपको एक बेस दिया जाएगा, कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेगा, और हीट दिया रहेगा। अब मुझे इसकी प्रोडक्ट लिखनी है, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि E1CB है, तो E1CB है तो मैकेनिज्म क्या कहता है, बेस बीटा हाइड्रोजन को ले लेता है, तो ये अल्फा है और ये आपका बीटा है। अब आप मुझे बताओ बीटा 1 ज्यादा स्टेबल होगा या बीटा 2, बना के देख लो। CH2 माइनस CHF CH2 CH3, एक ये बना, दूसरा क्या बनेगा बताओ, CH3 CHF CH माइनस CH3, ये समझ आया। अब मुझे बताओ कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। ये समझ आया, बहुत मुश्किल नहीं है। कार्बेनाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये ऑर्डर होता है, कार्बोकेटाइन में टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है, ठीक है ना। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे, बोलो। अगर ये मोर स्टेबल होंगे तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट यहीं से बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ से फ्लोरीन निकालेगा, तो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा बताओ। अगर इनसे बनता तो क्या बनता, क्या ये बनता,
ये इसमें माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और ये इसमें मेजर प्रोडक्ट हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि माइनर इसमें कौन सा हो रहा है, सेटजप, जो हमेशा होता था मेजर। और ध्यान देने वाली बात है, मेजर कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, हॉफमैन। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हम लिखने वाले हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे जनरली कौन सा मेजर होता है। जनरली वर्ड लिख रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे सेटजप में मेजर हो सकता है, बट जनरली ड्यू टू प्राइमरी कार्बेनाइन हमेशा आपका, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जनरली हॉफमैन हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ये बात सबको समझ आई। लाइज मत करो कि हमेशा हॉफमैन ही बना लेंगे, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ठीक है ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो ट्राई करिए, ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट बोला गया है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी, ठीक है ना, इस रिएक्शन में भी हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लाइक OH माइनस और हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर E1CB रिएक्शन। चेक करो क्या यही आंसर आया तुम लोगों का। थर्ड वाला नहीं आया, थर्ड देखो जरा, थर्ड क्यों नहीं आया भाई। लिविंग ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, जहाँ लिविंग ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ। अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। समझ आया ये। अगला बीटा ये है, ये बीटा है, बीटा, ये दोनों बीटा बीटा तो सेम ही है, लेकिन ये बीटा थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ये बीटा प्राइमरी है और ये बीटा सेकेंडरी है। E1CB है, ये पता चल चुका है। E1CB के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे लिविंग ग्रुप होंगे, राइट, ये सारे लिविंग ग्रुप होंगे। क्या इसी में से कोई लिविंग ग्रुप है, NR3, यही है ना। तो E1CB अगर है तो बताओ, अगर E1CB है तो प्राइमरी कार्ब इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन। प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा या सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे कार्बेनाइन बनाऊंगा मैं, ये CH2 माइनस, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, और जैसे ही एल्कीन बनाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मैकेनिज्म याद करो, मैकेनिज्म क्यों बताया हूँ, इसी के लिए तो बताया हूँ, याद है। ये नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होकर लिविंग ग्रुप निकलेगा, अगर यहाँ आता तो यहाँ होकर लिविंग ग्रुप बनता। बोलो, समझ आ रही है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप में नहीं लिखा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये है, लिविंग ग्रुप में चाहो तो लिख सकते हो, लिविंग ग्रुप भी चाहो तो लिख लेना। एक एक साइक्लोहेक्सेन से क्या जुड़ा है, N, ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप, ये अपना क्या है, लिविंग ग्रुप है। समझ आया, तो यही खास बात है E1CB की। हॉफमैन प्रोडक्ट ही आया E1CB में। और किस में डाउट है, फर्स्ट में भी डाउट है। फर्स्ट वाले में यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन छूट गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्लोरीन तो होगा ही ना। अब डी डाउट है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा 1, ये बीटा 2, दिस इज ऑल्सो बीटा 2। कहाँ से जाएंगे बीटा 1 बीटा 2, बताओ।
बीटा 1 से ही जाएंगे ना यार, प्राइमरी है तो देखो बन गया। बाकी सब ओके है। सेवेंथ वाला भी वही है ना, थर्ड और सेवेंथ में क्या अंतर बताओ। अल्फा है ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अगला वाला बीटा होता है। दोनों बीटा तो सेम ही है। किसी से भी आप किसी पे भी नेगेटिव चार्ज बना दो। सपोज फर्स्ट पे बनाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और ये बॉन्ड टूट गया, देखो न्यूट्रल हो गया नाइट्रोजन। क्या तकलीफ है। दूसरे साइड भी बनाओगे तो वही आएगा ना। बोलो। ठीक है, फर्क बस इतना है कि इसमें बाहर लगा हुआ है रिंग के, तो इसलिए एल्कीन बन के टूट गया। अब इसमें रिंग के अंदर है, तो रिंग के अंदर एक साइड से तो जुड़ा है ना भाई। हम एक साइड तोड़ दिए, लेकिन दूसरे साइड को कैसे तोड़ेंगे, तो इसलिए सिंगल प्रोडक्ट रह गया। हाँ, मेजर बोला है ना, तो ये वाला बना है। ठीक है, समझ में आया कि E1 CB क्या है। बोलो। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करोगे, होमवर्क दे दूं क्या ये, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने हैं अपन को। अब तक जितने पढ़ाया हूँ ये यहाँ तक तो E1 CB के ही हैं। 15 क्वेश्चन जो है आपके E1 CB के नहीं है। हो जाएंगे, होमवर्क दे दूं क्या। देखो, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको करना कुछ नहीं है, केवल मिथाइलेशन करा देना है। ठीक है ना। तो मिथाइलेशन के लिए हमने एक्सेस में क्या लिया है, CH3I लिया है। ठीक। तो अगर मैं पहले मैकेनिज्म समझाऊं तो इसमें सीधा सीधा H और HI निकालते जाओ, प्रोडक्ट बनते जाएगा। तो पहले की बात करें तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2। इसका लोन पेयर जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से I- बाहर निकल जाएगा, और इसी मैकेनिज्म का नाम क्या था, SN2। तो कैसा बनेगा बताओ, दो हाइड्रोजन ऊपर, इनके लोन पेयर इससे चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, CH3, और I एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज SN2। ठीक है, तो मिथाइलेशन कराते जाओ। नेक्स्ट स्टेप में भी यही चीज होगा। नेक्स्ट स्टेप आने से पहले ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 NH CH3। अगेन इस पे लोन पेयर वापस से रिटेन हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस से रिटेन आ गया। अब अगेन एक्सेस में लिया हुआ है, तो एक्सेस में लेने का मतलब क्या है, फिर से CH3I, इसका लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, I- निकल जाएगा, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, बाद में ये H प्लस क्या होगा, वापस टूट जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2। ठीक, तो एक CH3 पहले आ गया था, एक CH3 अब आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही है। बोलो। देखो, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें यार। N से H और CH3I, यहाँ से HI हटा दो, बन गया प्रोडक्ट। यही आया ना, देखो। अगली बार भी वही कर रहे हैं। अगली बार भी देखो, यहाँ से I लिख दो। हाँ, CH3I, समझ आया। बोलो। एक और बार आ जाएगा।
पॉजिटिव आ गया, लोन पेयर है ना, लोन पेयर अटैक किया, ठीक है ना। अब बताओ, ये 3 बार CH3 आ गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या था ना, हाइड्रोजन होता था तो हाइड्रोजन वापस से लो, ठीक है ना, रिएक्शन बैकवर्ड जाके H प्लस को निकाल लेता था। लेकिन क्या अब CH3 के साथ ऐसा हो पाएगा? अब टर्शियरी, टर्शियरी क्या बन गया, टर्शियरी अमीन बन चुका है। तो अब तो हाइड्रोजन है नहीं, जो ये वाला स्टेप होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। ठीक, समझ आया? इस स्टेप में, ये वाला स्टेप का क्या बोलते हैं, डी प्रोटोनेशन। तो अब ये डी प्रोटोनेशन यहाँ नहीं होगा। फाइनली हम लोग 2 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर को रिप्लेस कर चुके हैं, 3 बार SN2 रिएक्शन करा चुके हैं। अब डी प्रोटोनेशन नहीं हो सकता। हर स्टेप में क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, SN2 हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, डी प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक, तो फाइनली ये मिल गया। अब आपको पता है, लास्ट रिएक्शन में मैंने बताया था NR3 क्या होता है, NR3 प्लस एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो पुअर लिविंग ग्रुप के तरह ये क्या होगा, अगर मैं इसमें नेक्स्ट रिएक्शन, अब नेक्स्ट रिएजेंट में लेने जा रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट रिएजेंट हम यहाँ पे बेस और हीट ले लेते हैं। ठीक है, तो बेस सपोज यहाँ पे AgOH ले लिया और हीट ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू E1CB अभी अभी पढ़े हैं, पुअर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये बन जाएगा? इस मैकेनिज्म को हम E1CB बोल सकते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए। अभी लास्ट रिएक्शन जो पढ़े हैं HEM, उसी से रिलेटेड है। देखो, जैसा कि आपने पिछले रिएक्शन में देखा है कि जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन जो है, HEM रिएक्शन है, इसमें पहले स्टेप में क्या दिया रहेगा, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरे स्टेप में ये AgOH और हीट दिया रहेगा। तो AgOH हीट तो E1CB। एक्सेस का काम क्या करना है, इस हाइड्रोजन को लगाना है, हटाना है और CH3 ऐड कर देना है, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप बना देना है इसको, NR3 प्लस। पहला काम यही है। ठीक है, तो अगर इस नाइट्रोजन पे 3 CH3 आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ये वाला पोजीशन अल्फा है, ये वाला बीटा 1 और ये बीटा 2। अब बताओ, कौन से बीटा से हम लोग एलिमिनेशन कराने वाले हैं? दिस स्टेप इज नोन एज E1CB। बीटा 1 बीटा 2 किससे कराएंगे बताओ? बीटा 2 से ही हॉफमैन आ पाएगा, क्योंकि बीटा 2 क्या होता है, प्राइमरी, और ये होता है सेकेंडरी। ठीक है ना, तो स्टेप आएगा तो बहुत मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जहाँ मिथाइल है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, साथ में एक लिविंग ग्रुप हो जाएगा, उसको चाहो तो ना भी लिखो। ठीक है, ये निकल गया बाहर। चलो नेक्स्ट में भी डायरेक्ट लिख दें, ये तो निकलना ही है, तो सीधा सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हो कि वही स्टेप हो रहा है। तो ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा 2 है। अब बताओ, बीटा 1 से या बीटा 2 से? बीटा 2 से। इस बार बीटा 1 से आएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हम लोग। देखो, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये वाला अल्फा है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। इसमें कहाँ से किए हैं बताओ, कहाँ से कार्बेनाइन कहाँ बनाए? प्राइमरी पे बनाए, सेकेंडरी पे बनाए? बीटा 2 पे बनाए। क्यों?
क्योंकि रेजोनेंस मिल रहा था। इसी के लिए मैंने बोला था कि हमेशा इसमें हॉफमैन नहीं मिलता है, कभी कभी क्या मिल जाता है, सैडजेफ भी मिल सकता है। तो रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, सेकेंडरी कार्बेनाइन इस CO की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ भी यहाँ का जो कार्बेनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल किससे होगा, इस O के कारण, इसीलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ बना के इसको हटा रहे हैं। अरे तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो अभी वही क्वेश्चन है। अब बताओ रेजोनेंस किस में मिलेगा, बीटा 1 में मिलेगा, बीटा 2 में मिलेगा? 1 में मिलेगा, ठीक है ना। तो 1 के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस बार बताओ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, कौन से बीटा हटाएं? बीटा 2। बीटा 2 हटेगा या बीटा 1? बीटा 1 हटा, चूंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उस कहाँ स्टेबल है, पीएच के साथ स्टेबल, ठीक है। तो ये सारे ऐसे इवन सी बी रिएक्शन है जिसमें सेटजफ भी, तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको रटना नहीं है, सेटजफ भी मेजर हो सकता है। समझ आया? रीजन आपको क्लियरली गिवन है कि कार्बेनाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। इस पीएच की वजह से कार्बेनाइन यहाँ स्टेबल है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ये बाहर निकल रहा है। समझ आया? कोई डाउट? तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपना EI, ये भी एलिमिनेशन ही है लेकिन इंट्रामोलिकुलर होता है। इसमें पहला रिएक्शन हम लोग पायरोलिसिस ऑफ एस्टर देखने वाले हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास सपोज ये एस्टर है, इसमें हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन होता है। इसमें किसी भी बेस की भी जरूरत नहीं है, केवल हीट गिवन होगा। और ये रिएक्शन कैसे हो जाता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, CH2 प्लस CH3COOH। ध्यान देना कैसे बना ये, देखो सबसे पहले ये जो एस्टर है, एस्टर का ये वाला पोजीशन अल्फा है और ये वाला पोजीशन बीटा है, ठीक। आपको इसी अल्फा बीटा के बीच क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। CH3CO, यहाँ से ऑक्सीजन, ये CH2 और इस CH2 का, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो रहा है। देखो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिड बेस रिएक्शन से, जिससे ये H प्लस यहाँ से फ्री होगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, एक एल्कीन फॉर्म होगा। और जैसे ही इस कार्बन में 5 बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा। देखो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, CH3, ध्यान देना क्या क्या बना। ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसके बाद O पे ये बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस आ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या क्या बना, देखो CH2 एंड CH2, यही हमारा एल्कीन बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन स्टेबल फॉरवर्ड इसलिए भी जाता है क्योंकि यहाँ पे 6MCTS बनता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपका इंट्रामोलिकुलरली आपको एक एसिड, अच्छा एसिड कैसे मिलेगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, CH3COOH। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो, यहाँ से जो आपका है इसको OH दे दो और ये वाले पार्ट को अल्फा बीटा में अल्कीन बना लो, ठीक है। तो बेसिकली पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। तो ईस्टर की क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज pyrolysis of ester
एंड मैकेनिज्म इज नोन एज ईआई मैकेनिज्म। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। तो ये 3 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। सारे ईआई के रिएक्शन है, एस्टर है और आपका हीट दिया हुआ है, तो सभी मैकेनिज्म क्या होगा, ईआई होगा। ठीक है, तो आपको हीट दिया है तो समझ जाना है कि ये ईआई होगा। इससे पहले तो आपको पोजीशन ही ढूंढना है। तो ये तो एस्टर हो गया, हमको इतना पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला अल्फा, बीटा यहाँ पे 2 आ गया, बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, तो बताओ कौन सा ब्रेक करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, कौन से अल्फा बीटा के बीच में, अल्फा मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे या बीटा 2 के बीच में बनाओगे। बीटा 1, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हॉफमैन बनाना इजी है इसमें। उसका रीजन बहुत सिंपल है। ठीक है ना, वही E1 CB जैसा ही रीजन है कि यहाँ पे जब कार्बेनाइन बनाते हो, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी बनता है और यहाँ पे कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो ऑब्वियसली आपको हमेशा क्या बनानी है, ऑब्वियसली हमेशा आपको बनानी क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है ना, तो लास्ट में जितने रिएक्शन है वो हॉफमैन मेजॉरिटी रिएक्शन है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आपका ये अल्फा हो गया। अब बीटा 1 या बीटा 2, दोनों तो सेम पोजीशन है ना, कहीं भी बना दो। साथ में देखो, साथ में एक CH3OH बन जाएगा, बट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो, उसको हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना, हमारे लिए अल्कीन इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है। तो बताओ, इसमें तो बड़ा सिंपल है ना, इसमें क्या बन जाएगा, साथ में ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH मिल जाएगा इसको। बोलो। नेक्स्ट अल्फा, ठीक है ना, इसके बाद ये वाला बीटा, इसमें भी इसके लिए ये अल्फा और ये वाला बीटा। बोलो दोनों के लिए बना दें, बेंजीन बन जाएगा, राइट। ठीक है, दोनों बेंजीन बन जाएगा। समझ आया, पैरालिसिस ऑफ एस्टर समझ में आ गया सबको। सेकेंड वाले में बीटा 1 और बीटा 2 दोनों सेम है। क्या, अबे क्या हो गया तुमको, अगर बीटा 2 से बनाऊंगा तो भी तो यही हुआ, ये दोनों अलग है क्या, क्या है। तो देखो, कोप्स रिएक्शन में ना सबसे पहली चीज तो बेसिकली ये आपका टर्शियरी एमीन की रिएक्शन है, CH3 CH2। अगर इस CH3 में H2O2 किसी पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दें तो ये पहले पता है आपको क्या बना लेता है, CH3 CH2। ये आपका जो टर्शियरी अमीन था, ये टर्शियरी अमीन का ऑक्साइड बना लेता है। दो CH3 रहेंगे ही, साथ में यहाँ पे O- हो जाएगा और नाइट्रोजन पे ऑब्वियसली 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज है। ये काम ये H2O2 या कोई भी एनी पर एसिड, पर एसिड का मतलब क्या होता है, जैसे RCO OH होता है तो क्या होता है, एसिड होता है, और पर एसिड में परऑक्सी लिंकेज हो जाता है। ठीक है, तो एनी पर एसिड हैविंग नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ भी बात करोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, दिस इज सिंपली ऑक्सीडेशन मेथड। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन करा दिया। ये कोप्स रिएक्शन नहीं है। कोप्स रिएक्शन अब होगा जब आप इसको हीट करोगे। तो जस्ट लाइक प्रीवियस केस, आपने देखा था कि इस तरह से एक एस्टर क्या हो रहा था, पायरोलिसिस हो रहा था।
तो कोप्स रिएक्शन में भी यही काम होगा। कोप्स रिएक्शन में भी हमारे पास एल्कीन बनेगा, ठीक है, और ये काम कौन कराएगा? हीट। और ये भी क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका? EI है। तो आप मुझे बताओ, एक कार्बन का क्या एल्कीन बना सकता हूं मैं? नहीं बना सकता हूं। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये अल्फा है, ये वाला क्या है? अल्फा, और ये वाला बीटा है। तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ का जाएगा? दिस इज CH2 एंड H। ये जो बेस है लास्ट रिएक्शन जैसे, ये O माइनस बेस का काम करेगा और यहाँ से H ले जाएगा, ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलरली। तो यहाँ से जब ये चला जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे बनेगा और ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बना बताओ? CH2 बना एक, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? N से 2 CH3 लगे होंगे और O को OH मिल चुका है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्सिल अमीन। समझ आई बात? देख लो अच्छे से, नया नहीं है इसमें, पिछले रिएक्शन जैसा ही हुआ ये सब कुछ। फर्क बस इतना है कि ये टर्शियरी ऑक्साइड होगा, टर्शियरी अमीन ऑक्साइड, उसको हीट करने से एल्कीन मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही जैसे वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एन ऑक्साइड टर्शियरी अमाइड कन्वर्ट्स इनटू एल्कीन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ठीक है, ये सब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल है। चलो, तो पहले के प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? पहले में आपको पता ही है फर्स्ट स्टेप का काम क्या होता है। अगर हम इस स्टेप की बात करें तो इसका काम क्या होता है? टर्शियरी अमीन ऑक्साइड बना देना, ठीक है ना, एन ऑक्साइड टर्शियरी अमाइड। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? O माइनस एन पे पॉजिटिव। अब ये लिविंग ग्रुप के ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये अल्फा हो गया, बीटा, ये तीनों बीटा हो गया। ये बीच वाला बीटा 1 बीटा 2 है, ये किसी काम का नहीं है। बीटा 1 और बीटा 2 दोनों सिमेट्रिकल है। बीटा 2 तो ब्रिज हेड है, तो ये तो जाएगा नहीं। तो बीटा 1 बीटा 2 कहीं से भी हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो चलो बनाते हैं। बीच वाला तो एज इट इज रहने वाला है, O के माइनस OH मिल जाएगा इसको, ठीक है। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, क्या ये बन जाएगा? यही आंसर आया है क्या? ठीक है, नेक्स्ट में बताओ। नेक्स्ट में भी वही चीज मैं कर सकता हूँ। पहला स्टेप क्या है? H2O2। तो H2O2 का काम क्या है? O माइनस बना दो, N पे पॉजिटिव रख दो। अब आप ये अल्फा देख लो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये दोनों तो सेम ही है, और इसमें तो बीटा है ही नहीं। दोनों में से कहीं भी बना लो, यही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो, साथ में एक अमीन बन जाएगा, जिसको आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बना सकते। ये आपका बाई प्रोडक्ट। बोलो, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने देखो क्या किया है, एक नाइट्रो एल्केन दे दिया। ये क्या है? नाइट्रो एल्केन है। तो नाइट्रो एल्केन में भी O माइनस होता है, तो ये आपका बीटा का हाइड्रोजन ले ही जा सकता है, बताओ। बोलो, बीटा का हाइड्रोजन तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर से ले ही जा सकता है ना, हर रिएक्शन ऐसा ही हो रहा है। यहाँ ये लेके जा रहा है, तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड टूट जा रहा है। देखो जरा क्या बनेगा। एक जो बाई प्रोडक्ट है उसको मैं पहले बना देता हूँ, ठीक है। तो एक बन जाएगा OH, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड CH2 तो देख रहे हो, बार बार ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो जरूर, हाँ, इसको हम ना तो कोप रिएक्शन बोल पाएंगे और ना ही पायरोलिसिस ऑफ एस्टर बोल पाएंगे, ठीक है।
बट मैकेनिज्म तो वही फॉलो हो रहा है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो क्या हुआ था, देखो ये बेस क्या करता था, इस हाइड्रोजन को लेता था, ठीक है, तो वही सेम मैकेनिज्म हम किसके साथ कर दिए, नाइट्रो एल्केन के साथ कर दिए। क्लियर आया ये? अगला वही क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है, अगेन वही है, जो ईस्टर था ना, ध्यान से देखोगे ये ईस्टर ही है, ऑब्वियसली मतलब ईस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईस्टर जैसा ही है ना। ईस्टर में क्या होता था बताओ, ईस्टर में ये रहता CH3CO O CH2CH3, अगर ये प्रोडक्ट होता और अगर मैं इसको हीट करता तो क्या बनता, ये बनता, यहाँ भी यही बनेगा, मैकेनिज्म एग्जैक्टली वही है, ठीक है ना। 6MCTS, यहाँ का H ये ले जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा, साथ में क्या बनेगा बताओ, CH3CSH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं आपका जैंथेटिक्स, ठीक है ना, दिस कंपाउंड इज नोन एज जैंथेटिक्स। मैं लिखता हूँ जैंथेटिक्स, ठीक है, तो बस सल्फर आ गया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म अभी भी एग्जैक्टली वही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये जैंथेटिक्स बन गया। तो ये था पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर की कहानी। तो जितने भी ईआई में है, ईआई का जैसे वहां पे मैकेनिज्म क्या हो रहा था, अगर स्टीरियो की बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात किया जाए, तो E2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, एंटी एलिमिनेशन, यहाँ पे होता है ये सीन एलिमिनेशन, सीन एलिमिनेशन, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर है तो सेम साइड से अटैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अनलाइक E2 दिस रिएक्शन इज सीन एलिमिनेशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ईआई से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, इसमें हम सारे रिएक्शन हम लोग किए हैं। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ अब तक के जितने भी रिएक्शन किए हैं। तो अब तक जितना पढ़ाया हूँ सबसे रिलेटेड है, ये 6 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, आप इसको घर में ट्राई करना। सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पूरा रिवीजन करना है, ठीक है ना। SN1 SN2 E1 E2, ठीक है, उसके बाद EI और E1CB, इतने सारे रिएक्शन इस चैप्टर में हम लोग देखे हैं और सबके क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है, तो इसको ट्राई करना है।